हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है टीजीटी के लिए प्रिपेयर करने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। इसमें मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। बेसिकली ये एक सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है। तो ये चाहे आप केवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आजकल जो बीपीएससी या डीएसएसबी का जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं उसके लिए जो टीजीटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए ये देखना जरूरी है कि बोर्ड हमारे बच्चों के लिए कैसे एग्जाम बनाता है। तो उसी से रिलेटेड मैं 10-20 एमसीक्यूज जो है वो लेकर के आई हूँ और देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube, where xy are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM of a comma b is। तो देखो, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a comma b is। अब देखो, हम देखते हैं कि वो क्या करे। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं कि एलसीएम ऑफ ए बी कितना होगा। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी अगर आप वो निकालोगे तो देखो कितना आएगा। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी है हमें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें एक्स वाई का क्यूब। ठीक है, तो इसमें से जो भी कॉमन है सबसे पहले तो उसको लिख सकते हो आप। देखो, एक्स और एक्स कॉमन है, एक्स में जिसकी पावर हाईएस्ट है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, ये ठीक है। आप देख लो, जैसे वाई वाई कॉमन, इसमें जिसकी पावर हाईएस्ट है वही आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, उसका एलसीएम हो गया। तो वो पूछ क्या रहे हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज दिस एंड दिस। ठीक है, ए एंड बी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बाय द एलसीएम। तो ए एंड बी का प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं जल्दी से, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई का क्यूब। आपको पता है लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं, तो ये इनकी पावर आ गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसको आपको इसके एलसीएम से डिवाइड करना है। ठीक है, इतना करने की वहां पे जरूरत नहीं है, जो भी है सीधे से आप इसका प्रोडक्ट निकालो और अपॉन में इसका एलसीएम लिख दो। तो कितना होगा, देखो एक्स क्यूब से ये कैंसिल हो गया, 3 या कितना बच गया 2, तो कितना हो गया एक्स वाई का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। चेक करो, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये जो पहले क्वेश्चन का पैटर्न दिखा और उसमें डायरेक्टली आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हो। यहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ बट इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y is equals to fx has, कितने जीरोस हैं इसके पास। तो अभी हमेशा मैंने कहा है, अगर y is equals to fx है, इसका मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल वो दे रहा है वो इन टर्म्स ऑफ x दे रहा है। और जब इन टर्म्स ऑफ x, ये px जो है वो इन टर्म्स ऑफ x है, समथिंग x x x करके, क्योंकि एक लीनियर पार्ट है तो ये x प्लस y करके मैं कुछ लिख देती हूँ। तो ये है कोई लीनियर इक्वेशन होगी है। ठीक है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो वो कब, उसके लिए जो जीरोस होंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। हमेशा अगर पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो जीरोस एक्स में लाई करते हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ वाई है तो वो वाई में लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या, इतना तो कंफर्म हो गया कि वो जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जीरोस कौन कौन से होते हैं, जब वो जो फिगर है, वो ग्राफ जो है, वो लाइन जो है एक्सिस एक्सिस को जितने पार्ट में वो टच करेगी, जितने पॉइंट्स में टच करेगी, वही उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ कितने पॉइंट्स में कट कर रही है वो, केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में, वो भी है 3,0। तो उस जीरोस की वैल्यू क्या होगी, ये जो एक्स की वैल्यू है ना, वही क्या है यहाँ पे 3, तो इसकी सिर्फ एक ही जीरो होगा और एंड जीरो इज 3, राइट। अब इसके बाद इसका थोड़ा आगे का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो क्या पूछ रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ
देखो बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें मैं तीनों आपको लाइन का फॉर्म बता देती हूँ। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा होता है पैरेलल, और एक होता है कोइंसिडेंस लाइंस या फिर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। व्हेन टू लाइंस आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। थर्ड वन के सेकंड वन होता है a1 is equals to b1/b2 but does not equals to c1/c2, and third one is overlapping a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो इसमें कितने यूनिक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन एंड इसमें मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ कंडीशन कौन सी होगी, ये पैरेलल लाइन की, जिसमें थर्ड वन ये नॉट इक्वल होता है c1/c2, तो यही हो जाएगा लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। वो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी में ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको पता होना चाहिए नेचर को हम दिखाते किससे हैं, किसी भी रूट का अगर नेचर देखना है तो वो डिस्क्रिमिनेंट से दिखता है, जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है देखते हैं, पहले यहाँ कंपेयर करके देख लो। हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, बट यहाँ है 9x², मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस माइनस का 6x प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0, ताकि हमें कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। तो a कितना है 9 है, b कितना है -6, c कितना हो गया -2 हो गया। तो अब इसमें पुट करो तो d कितना आएगा आपका b² मतलब 36 माइनस का 4 इंटू a कितना है 9 और c कितना है -2। तो अब करते 36 माइनस का कितना हो रहा है, ये जो भी पार्ट आएगा देखो कितना आएगा, ये माइनस कितना आएगा प्लस। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हो। तो अब आप देखोगे जो भी मल्टीप्लाई आएगा, वैसे तो 36 टू जो 72 होता है, ये आएगा जो भी आएगा वैल्यू, यहाँ जैसे ही प्लस आया इसको सॉल्व करने मतलब वो अब ग्रेटर देन 0 लिख दो। उसने सिर्फ नेचर पूछा है हमसे, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट तो आएंगे ही आएंगे इसके। अब ये बताएगा कि कैसे आएंगे। अब 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के बराबर तो नहीं आया, बड़ा आया तो हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ढूंढो क्या होंगे, रियल, टू इक्वल रियल रूट्स, नो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर लेस देन आता, अगर डी आपका क्या आ रहा है कहीं पे, डी आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो उसका रूट्स नॉट डिफाइंड है आपके पास, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं हमको, हम उनको, ठीक है। रूट्स होते हैं उस टाइम पे, डिफाइन आप नहीं कर सकते उसको, इमेजिनरी फॉर्म में हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि इसी ही क्वेश्चन के बेस पे जो है आपके पास क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं। जितना हो सके बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो कि आपके टीचिंग में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है ये, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो मैं लिख देती हूँ, मेरा एक AP1 लिख देती हूँ मैं, और एक AP2 लिख देती हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा इसका डिफरेंस, इसका भी डी है इसका भी डी है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, बट इसका जो A1 है वो -1 है, और इसका जो A1 है वो कितना है, वो है माइनस का 8 है। तो वो बोल रहा है दी डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, ठीक है। इस वाली एपी के लिए मैं देखती हूँ, AP1 के लिए अगर मैं फोर्थ टर्म निकालू, किसके लिए, AP1 के लिए फोर्थ टर्म निकालू, तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, यही तो होगा ना। बस इसका नाम मैं A1 लिख देती हूँ, इसका नाम मैं A2 लिख देती हूँ। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, ठीक है। फोर्थ टर्म हमें निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, तो A1 प्लस 3, डी क्या है, डी तो डी का सेम है। अब इसमें देखते हैं जो इसका ए डैश का फोर्थ टर्म है, इसको भी डैश ही लिख दो, नहीं तो अगर 1 2 में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको क्या लिख देना, दोनों को, ए को ए रहने दो, ए को ए डैश लिख देना। तो मैं पहले वाले को ए रहने देती हूँ और दूसरे वाले को डैश लिख दूंगी, ठीक है। इसको ए डैश लिख देंगे सेकेंड वाले को। तो मैंने क्या लिख दिया, ए डैश प्लस 3D लिख दिया, सेम हो गया दोनों। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालने की अगर मैं
बात करती हूँ तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकालो, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स। तो हम कैसे निकालेंगे, ए वन माइनस का ए बी टू, इसके फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो निकालो, ए फोर माइनस का ए डैश फोर। अब a प्लस थ्री डी हो जाएगा माइनस का a डैश माइनस का थ्री डी, ये से ये कैंसिल, a इसका कितना है माइनस वन, माइनस तो आएगा ही, a डैश कितना है माइनस का एट है, ये कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस वन प्लस एट कितना आ रहा है सेवन, यहाँ चेक करो कोई ऑप्शन सेवन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखो इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो देख लेती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो बात क्या कर रहा है, आपको पता है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसका, ठीक है। उसने कहा एक पॉइंट है एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी सच पॉइंट, एक पॉइंट तो एक्स वाई ये है जो कि यहाँ से ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो उसने कहा ऐसे एक्स वाई आप कितने ढूंढ सकते हो। तो भाई उसने एंगल तो दिया नहीं ना मुझे, अब आप अपनी स्केल ही रख लो, अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो अपना स्केल ओरिजिन पे रख करके और यहाँ तक का जो है 5 यूनिट ले लो, ठीक है। आप उस स्केल को हिलाओ मत उसके ओरिजिन प्लेस से, लेकिन आप उसको इधर रोटेट करते रहो, एंगल उसका डिफरेंट करते रहो, तो आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 5 और इसमें यहाँ पे सपोजिंगली ये कोई भी एक पॉइंट है, आपको पता है दो पॉइंट्स के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, तो इसका मतलब कितने आप इसमें पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो, अगर हम कोई पूछे तो हम इसमें कितने कर सकेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब इसको देखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एबी, साफ दिख रहा है वो, इफ एबी इज ए, इसको ए लिख देते हैं, डीई इज एक्स, डीई इज एक्स, बीई इज बी एंड ईसी इज सी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है एक्सप्रेस देन एक्स एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ए बी सी, आपको एक्स को एबीसी की फॉर्म में टर्म में लिखना है। तो ये बेसिकली बहुत इजी एक क्वेश्चन हो सकता है। देखो क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हम अभी सिमिलर ट्राइंगल में आप इनका चैप्टर पढ़ोगे, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है सिमिलर ट्राइंगल्स वाला, जो कोई भी इसमें चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6 और 7 है, तो उसमें देखोगे आप तो उसमें लिखा है कि अगर जो दो लाइनें पैरेलल है तो इसमें क्या होती है, जो सामने वाली साइड्स होती है ना, वो सामने वाली जो साइड्स होती है वो हमेशा ही क्या होती है, उसको हम उनके फॉर्म में लिख सकते हैं, किस रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइड्स की रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये दोनों है तो ये जो ट्राइंगल होगा कंप्लीटली हम उसको उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर दूसरी इसी से पता चलता है, जब दो ट्राइंगल्स जो होते हैं, देखो ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल वो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, तो हमेशा उनकी जो रेशियोज होंगे ना, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, जैसे मेरे पास ताजमहल हाथ पे है, अब घर पे है ताजमहल, तो वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है जो आगरा में ताजमहल है। अब क्या होगा, सेम कब होगा, जब उसके हर एक साइड का जो रेशियो होगा ना, वो जो नया जो ओरिजिनल ताजमहल है उससे उन सबकी साइड्स का जो रेशियोज होगा, अगर वो इक्वल आएगा तभी तो सिमिलर होगा, नहीं तो वो हो ही नहीं सकता सिमिलर। और सिमिलर है तो इसका मतलब उनका रेशियो इक्वल होगा, तो वही मैं यहाँ पे करने वाली। तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना, आप बड़े वाले ट्राइंगल का साइड का रेशियो लो। देखो अब हम क्या करने वाले, बड़े वाले ट्राइंगल का साइड का रेशियो लेने वाली हूँ, तो ये हो जाएगा सी अपॉन सी बी, सी प्लस बी, बड़ी वाली साइड, इसका ये वाला पार्ट, और जो ये पार्ट है किसका, बड़ी वाली साइड्स का, कौन सा एक्स वाला पार्ट ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगी, एक्स अपॉन ए के, नहीं ए अपॉन एक्स के, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
इसमें देखते हैं कि हम क्या करेंगे। दिस अपॉन, ये टोटल साइड अपॉन, यस, हम करेंगे सी प्लस बी अपॉन में सी, राइट। और इसमें हो जाएगा आपका ए अपॉन में एक्स, ठीक है। ये हुआ। अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी ए अपॉन में सी प्लस बी। अब आप ढूंढ लो कहाँ पे है ये, ए सी अपॉन में बी प्लस सी, तो बी इसका पैटर्न सेम हो गया, ठीक है। आपको क्या करना था, बेसिकली उसका रेशियोज इक्वल करके करना था, सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन है, if O is center of a circle and chord PQ makes an 50 degree angle with PR, ठीक है। ये जो PQ है ये इसके साथ 50 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center is, तो ये chord या सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है तो आप इससे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखो टेंजेंट क्या कहता है, टेंजेंट कहता है कि अगर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर उस पर रेडियस ड्रॉ हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो रेडियस है वो हमेशा इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का टोटल एंगल बनाती है। टोटल 90 डिग्री है, छोटा सा पार्ट 50 डिग्री है, तो अंदर का पार्ट मिल गया आपको, कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है ये भी रेडियस है, ओपी भी रेडियस है, और ये भी ओक्यू भी रेडियस है, तो ये एंगल जो होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये भी 40 डिग्री का बन जाएगा। आपको पता है कि किसी ट्रायंगल में ये भी 40 डिग्री बन रहा है, ये भी 40 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। माइन 180 डिग्री का टोटल होता है, एक एंगल का नाम मैं ए लिख देती हूँ, तो ए प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना होंगे आपके पास, ए प्लस 80 डिग्री। इसका मतलब ए कितना आएगा, 100 डिग्री तो आएगा, तो इसका मतलब जो ओ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 100 डिग्री का होगा, ठीक है। तो बस एक एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी कि जो टेंजेंट है वो टेंजेंट जो है वो अ, जब भी सेंटर से हम उस पर रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल उस टेंजेंट पे ड्रॉ करता है, या परपेंडिकुलर होता है, बेसिकली रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। आप जो भी सही समझो वो कर सकते हो। अब देखो क्या कह रहे हैं, A quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle मतलब वो अपने अंदर उसको ड्रॉ करता है या फिर सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ है, और PQ, QR एंड RS की मेजरमेंट दिया है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ SP पूछ रहा है। तो अब देखो कितने अच्छे से उन्होंने ना क्या किया है, ये जो स्क्वायर है उसको टच कराते हुए दिखाया है, ठीक है, और मैंने इनका नाम रख दिया है। देखो क्या होता है, ये भी टेंजेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है, सर्किल वाले चैप्टर से है ये। तो जो टेंजेंट होती है ना, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम, आपको पता है केवल दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नाम मैंने पी, इसका नाम टी रख दिया थोड़ी देर के लिए, इसका नाम हो, तो हमेशा इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। अब वही सेम चीज तो हो रही है, एक्सटर्नल पॉइंट एस है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक इनकी लेंथ बराबर होगी, तो मैंने हर जगह अलग अलग नाम से बराबर लेंथ की टेंजेंट्स इनको शो कर दिया है। अभी पूछ रहे हैं आपसे एसपी की लेंथ बताओ, तो ऐसे देख करके नहीं करना कि ये भी 15 है आंसर करेक्ट, नहीं, इसमें डिफरेंट आ सकता है, हम चेक करते हैं। तो हमें पता क्या है, क्या क्या दिया है, p प्लस जेड कितना दिया है, 12 दिया है, y प्लस जेड कितना दिया है, 15 दिया है, x प्लस वाई कितना दिया है, 14 दिया है। निकालना क्या है, x प्लस p इज इक्वल टू निकालना है, वही आपकी एसपी की लेंथ आ जाएगी। अब ढूंढो कहीं से भी बस x खत्म ना हो और p खत्म ना हो, दो चीजों को बचा के चलना है, बाकी सबको सॉल्व करते रहो। तो इसमें पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करती हूँ, माइनस कर दो तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या आएगा आपके पास, देखो ये जैसे मैंने माइनस किया तो ये माइनस करने पे क्या आएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आप सॉल्व करोगे तो ये y से y कैंसिल हो जाता है, ठीक है। z में कितना हो जाएगा, z माइनस एक्स बचेगा इज इक्वल टू 1 बच जाएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास एक ये p, और मैं इन दोनों को ना थोड़ा सा ऐसे करके लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 12, ये बच गया। अब आपको पता है अगेन इसको करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का x माइनस का p बचा और माइनस का 11 बच गया, माइनस से कैंसिल हो गया, x प्लस पी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 11। तो इसकी जो लेंथ आई हमारे पास वो 11 सेंटीमीटर आई। अब देखो वन मोर है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी है, ठीक है, तो कॉस थीटा निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जब अगर
किसी मतलब एक वैल्यू दी हो ऑलरेडी रेशियोज में, तो उसको सबसे अच्छा काम है कि आप उसमें ट्रायंगल फॉर्म में करो। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके मैं अगर करूं तो ये पहले वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन उसने दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब ए और अपॉन बी दिया है, ठीक है। ए अपॉन बी हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई, तो कॉस के लिए बेस चाहिए होता है क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको कैपिटल बी लिख देती हूँ बेस, जिससे दिखा दे आपको। तो ये जो b बचा वो कितना बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर आ रहा है ना, तो बेस कितना आ रहा है, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। अब क्या कह रहा है वो, कॉस निकालो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना आया, रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी बी है ही, तो चेक करो सी ऑप्शन करेक्ट। अब सेम ये आया आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। क्या है, सेक ए प्लस टेन ए है और वन माइनस साइन ए, ये इसको क्या करना है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो, कॉस ए क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल है ये, और इसको साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दो। अब आपको बेसिकली दिखेगा क्या कि वन माइनस साइन ए ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये दिख जाएगा आपको कि ये कॉस कॉस सिमिलर हो रहे हैं, तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा अपॉन ऊपर वन प्लस साइन ए आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, वन माइनस साइन ए। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे ना, तो ये बच जाएगा वन प्लस वन माइनस का ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या बनेगा बेसिकली, ये बनेगा हमारे पास कितना, वन माइनस का साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्या बनेगा, वन माइनस का, यहाँ लिख देती हूँ, वन माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो रहा है, कॉस ए। साइन स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए हो गया, ये से ये कैंसिल, कितना बच गया, कॉस ए। तो यही आपका आंसर आ गया, क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब वो कह रहे हैं एक नेक्स्ट जो पैटर्न है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या कह रहे हैं, पढ़ो, इफ अ पोल, क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर long on the ground, right? Long on the ground, then sun's elevation is। अब आपको पता होना चाहिए कि पोल कैसा है, वो स्ट्रेट खड़ा खड़ा होगा, जाहिर सी बात है जमीन से, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब निकालना आपको ये है, इतना क्लियर हो गया। पोल की हाइट दे रखी है 6 मीटर। अब देखो शेडो हमेशा नीचे पड़ती है, आप ऐसे कहाँ लेडर की तरह दिखती थोड़ी है हमें, स्लैंट उसमें नहीं दिखती ना, वो क्या होती नीचे दिखती है हमें। तो ये दिया हुआ है उसने 2√3 मीटर, फिगर बन गया, कुछ नहीं करना। उसने पूछा ये थीटा कितना होगा, ठीक है, ये एंगल निकालना है थीटा, तो कितना आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर नहीं पता है तो आप याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसी में ही सारी चीजें छिपी हुई होती है, तो आप आराम से कर भी सकते हो इस चीज को। तो क्या कहा अभी मैंने इसको आपको, ये कहा मैंने कि ये याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यही आपका टेन होता है, ये साइन होता है, कॉस होता है, ये टेन होता है। तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 6/2√3, 2×3 = 6, अब बच गया 3, 3 को मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकती हूँ, अपॉन में √3, तो ये कैंसिल होकर के कितना बच गया, √3। अब 10 की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो सबको पता है ये 10 60 डिग्री होती है, 10 से 10 भी कैंसिल, तो थीटा कितना हो रहा है, 60 डिग्री। कैंसिल नहीं होते, इक्विवेलेंट होते हैं, बट मैंने अभी कैंसिल करके दिखा दिया, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया। अब है इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो उनका रेडियस क्या होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, एक ही सर्किल है, ठीक है, क्या है, एक ही सर्किल है, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 14, एक सर्किल है, उसका जो एरिया है और उसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है उसका सरकमफेरेंस, तो उसका सरकमफेरेंस 2πr है, और उसका एरिया πr² होता है, हमें पता है किसी भी r रेडियस वाले सर्किल का।
लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये c इक्वल्स टू a हो जाए, मतलब 2 पाई r इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर हो जाए, तो उसका रेडियस निकालो। तो एक r से तो पहले ये कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, तो r केवल कितना आएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, r कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो वही हम करेंगे करेक्ट। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं तो उस पर क्या कह रहे हैं, न्यू सर्कुलर पार्क equal in area to sum of area of two circular parks of a diameter 16 meter and 12 meter। थोड़ा इसको सही कर देती हूँ, 8 मीटर एंड 8 मीटर एंड 6 मीटर में यहाँ कर देती हूँ, किसके लिए, रेडियस की फॉर्म में, और इसको रेडियस लिख देती हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहीं पे आसान हो जाएगा थोड़ा सा। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज, उसने कहा कि एक जो पार्क है उसका जो एरिया है, जो बड़ा पार्क था उसका एरिया A1 एंड A2 दो सर्किल के एरिया के बराबर है। तो A इज इक्वल टू इन दोनों का सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई, एक का जो था वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पता है पाई आर स्क्वायर इनका रेडियस होता है, रेडियस एरिया ऑफ सर्किल होता है। इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो पाई कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 8 8 जा 64 प्लस 36, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 100 हो गया, आर कितना आ रहा है आपका 10 यूनिट्स, या जो भी दे रखा मीटर है तो मीटर, तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, there is a square board of side 2a unit circumscribing a red circle। उसने क्या कहा कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर ही लेना है आपको, और उसके अंदर एक तरीके से सर्किल इस तरीके से बना हुआ है कि वो चारों तरफ से प्रेस हो रहा है। ठीक है, और इसका ये बता दिया उसने, ये 2a यूनिट इसकी क्या है, साइड का मेजरमेंट है। तो स्क्वायर है तो सब जगह 2a ही होगा। जावेद इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेड board, the probability that he keep the dot on the shaded region is। अब देखो probability में क्या होता है, probability of any event is equals to, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये probability का ही क्वेश्चन है। क्या होता है ये होता है आपके पास फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में होता है सैंपल स्पेस, यही तो होता है स्पेस, या फिर आप इसको टोटल इवेंट्स कह सकते हो, या कंप्लीट जो एक एक्टिविटी है वो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, जो भी है। तो टोटल नंबर अपॉन में आता है, फेवरेबल आउटकम्स जो ऊपर आ जाते हैं। तो अब आपको वो बता रहा है कि वो चाह रहा है कि कीप ऑन द शेडेड रीजन इज, द डॉट ऑन द शेडेड रीजन इज, वो क्या कह रहा है कि एक डॉट है वो केवल यही रखना चाह रहा है उसको। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं पूरे एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया हटा दूं तो वो शेडेड रीजन बन जाएगा ना हमारे पास। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है, जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ साइड कितनी है, 2a, इतने का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अलग अलग पैटर्न में देख सकते हैं, मैंने बहुत बार बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया है और आंसर सबका सेम होता है, बट वो क्वेश्चन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब देखो इसमें मैं अगर एक और एरिया निकालू, एरिया ऑफ सर्किल निकाल दो, तो एरिया ऑफ सर्किल निकालू मैं, कितना आएगा एरिया ऑफ सर्किल, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब रेडियस देखते हैं क्या होगी, देखो क्या होता है, रेडियस इसकी क्या होगी, रेडियस होगी इसकी जितना ये है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, तो ये भी तो 2a ही होगा, तो ये भी तो a, ये भी तो a होगा, ये भी तो a होगा। इसका मतलब ये कितना होगा, पाई a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अब आप सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करके देख लो, फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस क्या आएगा, पाई a स्क्वायर अपॉन में सैंपल स्पेस क्या है, किसके अंदर है ये सब के सब,
स्क्वायर के अंदर है तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 4a²। अब क्या कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया 4 माइनस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 4a²। कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है, ये जो आंसर बन रहा है वो रहा है 4 माइनस 5 अपॉन में 4। तो 4 माइनस 5 अपॉन 4, ये हर बार इसमें ये क्या कर देता है ना, कभी कभी स्क्वायर में और यहाँ मेजरमेंट 80 दे देगा और यहाँ अंदर रेडियस 40 दे देगा या कुछ भी इस तरीके से कर देता है वो। आंसर हमेशा याद रखो 4 माइनस 5 अपॉन 4 होता है। कुछ क्वेश्चंस को करने का तरीका बता दिया और थोड़ा बहुत दिमाग में भी रखो, क्वेश्चंस तो वैसे ही हो जाते हैं। अब देखो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो कह रहा है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट and 4 cards of spade are missing from a pack of 52 cards। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड का प्रोसेस बता देती हूँ कि कार्ड, एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, आज समझ लो क्या क्या है। अब इस कार्ड में क्या होता है, आपके पास 26 तो रेड कार्ड होते हैं, रेड, और 26 आपके पास ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास 13 कार्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफाइंड होते हैं। 13 13 ये भी क्या होते हैं, 13 13 में डिवाइडेड होते हैं। अब इसमें रेड में क्या होता है, जो मैंने याद किया है वो होता है हार्ट और डायमंड। डायमंड काला नहीं हो सकता, ना दिल काला हो सकता है। फिर ये ब्लैक में आता है, एक तो आता है आपके पास क्लब और दूसरा आता है, इसको हम कहते हैं क्लब, इसको कहते हैं हम स्पेड। स्पेड मीन्स ऐसे कुछ, जो पान का पत्ता फिगर कहते हैं ना, एक बनता कैसे ऐसे, तो वो ये आपका स्पेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हार्ट, ये क्या है आपका डायमंड। ठीक है, और ये क्लब स्पेड हो गया। अब देखो क्या है, इसमें भी याद रखो कि इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन से, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, एस कार्ड फेस कार्ड नहीं होता, उसको 1 काउंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे सब में होते हैं। अब ये छोड़ो, बोला क्या उसने क्वेश्चन, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, मतलब यहाँ से 2 कार्ड उसने ले लिए। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट मैंने सर्किल कर दिया, 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड, और स्पेड के 4 कार्ड मैंने सर्किल कर दिया। वो क्या कह रहा है, मिसिंग ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपका जो देखो प्रोबेबिलिटी के लिए आपका जो सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, वो सैंपल स्पेस तो आपको पता चल गया कितना होगा। 52 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करो, 4 एंड 2 कितना हो गया 6, 6 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है हमेशा आपका 46। तो ये तो हो गया 46। ठीक है, अब चेक कर लो 46 दो हैं, ये तो कैंसिल हो गए, बचे 2, देखते कौन से होंगे। अब क्या कह रहा है, उसके बाद निकालना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कितने, 13 तो है ही, और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये मिस हो चुके हैं। 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कितना बचेगा, 9, 9 यहाँ बच गया आपके पास, और 13 ये है, तो कितना होता है 22। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है ये, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब उसने अपर लिमिट पूछ दी है आपको किसी भी एक डेटा की। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है कि देखो जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी उसी का जो क्लास इंटरवल होता है ना, वही क्लास इंटरवल को हम ले लेते हैं और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम बना देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखोगे ना, ये बिलो बिलो लिखा है तो आपको, आपने पढ़ा होगा ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। जब हम वो बनाते हैं ना तो हम ऐसे लिखते हैं बिलो एंड अबव दिस एंड दिस। तो आप ऐसे करो, सबसे पहले यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे आप, हाइट, अब बिलो पहला लिख देते हैं बिलो 140। तो दूसरे को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 140 टू 145, 145 टू 150, फिर 150 टू 155, फिर 155 टू 160, 5 का इंटरवल का गैप आ रहा है। और इसको मैं करूँ तो कितना करूँ, 160 टू 165। अब ये जो दे दी ना इन्होंने, वो CF दिया आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। ये बोर्ड में लास्ट टाइम पे एक बार ये क्वेश्चन उसने मीडियन पूछ लिया था इसमें प्रोसेस से,
तो देखना, इसके सारे पार्ट्स कर लेना। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, अगर CF निकल दिया हुआ है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलती है, 4 को ऐसे ही रहने दो। अब 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 7, अब 29 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 18। अब 40 में से 29 जो है वो सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 40 में से 29 सब्ट्रैक्ट करो तो वो बचेगा 1, 3 में से 2 गया 1, 11, 46 में से 46 और 51 में से अगर 46 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 बचता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखते हैं इसमें, देखो इसमें सिंपल सा है कि ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी की जो अपर लिमिट होती है वही इसका अपर मॉडल लिमिट भी होगी। तो इसका आंसर जो है वैसे तो 150 करेक्ट है। अब आप किसी और तरीके से इतना ज्यादा करने की वैसे जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं n/2 करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। देखो n/2 करोगे ना तो वो आ जाएगा 51/2, आपको पता है यही डिनोट करता है टोटल नंबर n को, तो वो निकल के आएगा 2 2 जा 4, n 2 5 जा 10.5 समथिंग आएगा। इसके नियरेस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी की मैक्सिमम लिमिट देखते हैं हम। तो इससे करो चाहे आप डायरेक्टली क्या करो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखो क्या है, ये असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होता है, असर्शन कुछ स्टेटमेंट दिया होता है, उसका रीजन भी दिया होता है। हमें चेक करना होता है कि ये जो है वो इक्वल है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके असर्शन की। तो असर्शन में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट ए में लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। वो कह रहा है ये टॉप इसको कहा गया इस फिगर को कि ये इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हेमिस्फीयर और कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। डेफिनेटली यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर एंड कोन से बना है। दूसरा उसने लिखा टॉप इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। डेफिनेटली जब हम हेमिस्फीयर का क्या करेंगे, या आप एक बॉल ले लो, प्लास्टिक की बॉल ले लो, या फिर जो ऐसी बॉल होगी जो कि पूरी फिल्ड हो, या देखना उसको उसको आप कट करोगे तो हेमिस्फीयर बन जाता है ना। और एक कैप ले लो, तो आप उसमें क्या करोगे, जो उसका प्लेन सरफेस एरिया होगा और जो हेमिस्फीयर का प्लेन सरफेस एरिया होगा, जब आप उसे ज्वाइन करोगे तभी तो ये फिगर बनेगा। तो दोनों ही assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। तो आप लिखोगे बोथ assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब इसमें सेकंड में देखो उसने क्या कहा, स्टेटमेंट assertion में कह रहा है, एक तो उसने सीक्वेंस दे दी, बोला ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले इसी को ही चेक कर लेते हैं, क्या है -5 -5/2 0 एंड 5/2। डिफरेंस देखो, 5/2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 5/2 ही आएगा। तो डी कितना आया इन दोनों का, 5/2। इन दोनों का चेक करते हैं, तो 0 माइनस 5/2 करेंगे तो प्लस का 5/2, तो ये भी करेक्ट आया, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करते हैं कितना आ रहा है, माइनस का 5/2 माइनस का प्लस का 5, माइनस माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 5 प्लस 10/2 करोगे तो कितना आएगा 5/2। डी सही है, तो पहला तो करेक्ट है इसका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या होना चाहिए इसमें, डी कॉमन होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो सब सेम आना चाहिए। अब देखो द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कांट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ऐसा नहीं होता, आप दोनों एक साथ ले सकते हो। इसका एग्जांपल यही है, खुद इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बना रहा है। तो इसमें सिर्फ assertion 1 जो होगा वो करेक्ट होगा, रीजन आर इज फॉल्स हो जाएगा। बस दैट्स वेरी इजी। तो ऑल 20 क्वेश्चंस आई हैव डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या बच्चों को ट्यूशंस करवा रहे हैं, किसी भी चीज में ये क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी प्रिपरेशन करो।